आपको कैसा लगा जब हमने एवीजीसी नाम यूज किया? कुछ नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है आपको? मैं यूएस गया, लोगों को कन्विंस किया कि इंडिया में काम दूं, और वो आके स्टूडियो में सब देखते थे और वो बोलते थे कि इंडिया इज नॉट रेडी। लोगों को लगा लर्निंग कंप्यूटर्स इज लर्निंग एनिमेशन, और उसके तुरंत बाद उनको लगने लगा कि सॉफ्टवेयर पढ़ने से हम एनिमेशन कर पाएंगे। ये चीज को समझाना पब्लिक तक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर मैंने एक वर्ड कॉइन किया, एवीजीसी, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स। इस्कॉन के स्वामी जी बोले हम महाभारत करेंगे। काफ़ी सोच विचार करके उनको बोला कि अगर हम लिटिल कृष्णा करते हैं तो वो बच्चों तक पहुंचेगा। तो ये सब जर्नी के बाद आपने अलग मोड कैसे ले लिया? यू कम्प्लीटली मूव्ड इनटू द एवीजीसी पॉलिसी मेकिंग। 700 यूनिवर्सिटीज में मैं गया और उनको मैंने सबको बोला कि आपको क्रिएटिव प्रोग्राम्स को लाना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पाथवे होता है, मेडिकल में जाके लॉ का पाथवे है, तो हमारा पाथवे क्यों नहीं? जब मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा एवीजीसी, फिर उन्होंने उसको फॉलो अप किया मन की बात में। ये सब चीज से करने से क्या हुआ आपको मालूम है कि हमारे जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है, इन लोगों को एक डिग्निटी मिली। इंडिया एक्चुअली इज क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट। व्हाट वी हैव नॉट लर्नड इज मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पे हमारी आज भी कमी है। IICT ये जो है, ये मैंने व्हाइट पेपर लिखा था 2005 में। ओके कि इंडिया रिक्वायर्स IIT IIM काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर एवीजीसी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 400 करोड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए दिए। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया आज कितना रेडी है? दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट एवीजीसी। सो आपको कैसा लगा जब हमने एवीजीसी नाम यूज किया है? कुछ नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है आपको? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा एवीजीसी XR आज की तारीख में। या और काफ़ी अच्छा लगता है जब ये हमारी इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में एवीजीसी XR के नाम से जाना जाता है आज के तारीख में। और ये नाम दिया किसने है? तो ये ऐसा हुआ था कि मैंने 1997 में मैं ये इंडस्ट्री में आया था, एडवर्टाइजिंग से आया था। करेक्ट। और जब मैं ये इंडस्ट्री में आया तो पहले तो मैं यूएस गया, काफ़ी कुछ लोगों को कन्विंस किया कि इंडिया में काम दूं। लेकिन 4 साल ऐसे गए जब मैं उनको लेके आता था, मैं डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, सोनी को वगैरह, और वो आके स्टूडियो में सब देखते थे और वो बोलते थे कि इंडिया इज़ नॉट रेडी। ओके 2001 में मेरे को पहला काम मिला सोनी से। हेरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन करके एक शो था, और फिर ड्रैगन टेल्स मिला। एंड यू हैड योर ओन स्टूडियो आल्सो दैट टाइम? No, that time I was working with a studio called Color Chips in Hyderabad. या I was a president. And उस टाइम पे जब पहली बार मैं फंस गया कि अभी डिलीवर नहीं हो सकता, तो मेरे को फिलीपींस जाना पड़ा। वहाँ से काफ़ी फिलिपिनोस को मैं लेके आया। वो टाइम पे हैंड ऑन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता था, और डिजिटल इंक एंड पेंट हम करते थे। उसके पहले हम ऑक्सबरी कैमरा पे शूट भी करते थे सेल्स को लेके। तो अभी ये जो सिलसिला था, जब मैंने देखा कि विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है और कॉमिक्स भी है, और कॉमिक्स का मैंने रिस्टार्ट किया हुआ था वो टाइम पे, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बैकग्राउंड से पहले था, उसके बाद एडवर्टाइजिंग में था। तो मुझे पता लगा कि भाई ये जो पूरा फाउंडेशन है, ये स्टोरी टेलिंग का हमारा कॉमिक बुक से आता है। तो मैं अंकल पाई से काफ़ी प्रभावित था, अमर चित्रकथा वाले। फिर विश्वम रेड्डी जी थे जिन्होंने चंदा मामा एस्टेब्लिश किया था, उनको मिला मैं। आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रीस्टार्टिंग चंदा मामा अगेन आफ्टर 11 years ऑफ शटिंग डाउन। एंड देन वो पूरा मैं हैदराबाद में स्टूडियो में बना के उनको वापस बेचता था। ये सब चलते हुए हम लोग को समझ में आता था कि भाई ये सब में लगने वाली जो फाउंडेशनल स्किल्स है, ये सिमिलर है, और जब तक कि हम इसका फाउंडेशन सही नहीं करेंगे हिंदुस्तान में, हम लोग हमारा एक मार्क नहीं बना सकते। और ये सब करते हुए मेरे को समझ में आया कि कुछ गलतियां स्टार्टिंग में हुई थी हिंदुस्तान में, जो लोगों को लगा लर्निंग कंप्यूटर्स इज लर्निंग एनिमेशन, और उसके तुरंत बाद उनको लगने लगा कि सॉफ्टवेयर पढ़ने से हम एनिमेशन कर पाएंगे। लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि फोटोशॉप सीखने से आदमी पेंटर नहीं बन जाता। वो पेंटर को अगर फोटोशॉप हाथ में दो तो वो उससे वो कमाल कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब ये चीज़ को समझाना पब्लिक तक, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए मैंने, जब हमारा पहला फिकी फ्रेम्स हुआ था 1999-2000 में, तो उसमें हमने कुछ एक सेशन हमने एनिमेशन का रखा था। आई वॉज इन द फाउंडिंग टीम दैट टाइम। और फिर ऐसी बातचीत हुई कि भाई इसके अंदर में हमने कुछ करना चाहिए। करेक्ट। तो मैं वो टाइम पे जादू वर्क्स में था बैंगलोर। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इसको किस तरीके से हम नेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। तब तक मैं 8-10 कंट्रीज में घूम के समझ चुका था कि भाई वो कंट्रीज हमारे से आगे क्यों है। तो फिर मैंने एक वर्ड कॉइन किया, एवीजीसी, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स। वो टाइम पे हमारे पास अमित मित्रा जी थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिकी। उनको मैंने एक प्रस्ताव रखा कि हम एक एवीजीसी फोरम चालू करते हैं। करेक्ट। और वो एवीजीसी फोरम
हमने शुरू किया, उसके बाद फिर हमने हर फिकी फ्रेम्स में इसको पोजीशन करना शुरू किया, गवर्नमेंट से बात करना शुरू की। और ये चीज़ मैंने शुरू की थी 1997 में नैस्कॉम के साथ। पहले नैस्कॉम के टीम के साथ मैं दिल्ली गया और वहाँ पे वो डेफिनेशंस लिखनी थी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब डेफिनेशंस लिखी। उसके लिए मेरे को काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा। ओके। और फिर वो डेफिनेशंस जब अप्रूव हो गई तो वो हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। और उसी के साथ हमारा फिकी एवीजीसी फोरम चालू हुआ और हमने पहले एक दिन का एनिमेशन सबमिट किया था नैस्कॉम के साथ 1998-99 में हैदराबाद के अंदर, जब चंद्राबाबू नायडू चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट थे, ओके। और वो पहला सबसे बड़ा इवेंट था एनिमेशन का। तो वहाँ पे फिर हम ईयर ऑन ईयर उसको बढ़ाते गए और 2004 में डिज्नी का एंट्री हुआ इंडिया में और 2002 से मैं डिज्नी की सीरीज़ कर रहा था, हिगली टाउन हीरोज़। ओके। और वो फर्स्ट टाइम डिज्नी ने हिंदुस्तान में कोई शो आउटसोर्स करने भेजा था। उसकी जो टेस्ट हुई थी वो बड़ी यूनिक टेस्ट हुई थी। वो टेस्ट का नाम था वेनिला पुडिंग और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 7 स्टूडियो को वो टेस्ट दिया था और उन्होंने एक कंसल्टिंग एजेंसी को हायर किया था। तो वो टेस्ट जो थी वो एनिमेट करके तुमको, जब वो टाइम पे VHS वगैरह जाती थी तो वो टेप्स जो थी यूमैटिक में हमको भेजनी थी और वो थर्ड पार्टी को भेजनी थी हमने, कंसल्टिंग एजेंसी को। और वो उसको ABCD करके सबको दिखाने वाले थे, उनके जो डिज्नी की टीम थी। और जब उन्होंने वो दिखाई तो हमारी टेस्ट सबसे अच्छी आई। तो उन्होंने बोला भाई ये स्टूडियो कहाँ से है, तो बोले ये तो इंडिया से है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पूरी फिर से देखी। तो पहली 3 उन्होंने वापस से देखी और फिर उनको लगा कि नहीं यही वाली बेस्ट है। तो ऐसा करके हमको हमारा पहला काम मिला था इंडिया को। फिर उन्होंने हमको एज अ ट्रायल 3 एपिसोड्स बनाने के लिए दिए जो टेस्ट हुए ब्रॉडकास्टिंग पे। और वो टेस्टिंग पे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो हमको पूरी सीरीज मिली 52 एपिसोड की। उसी के साथ साथ वार्नर ब्रदर्स से मुझे ऊंचा लूचा का शो मिला और वो 3-4 साल कंटिन्यूस सीजन्स मिले। वो 2D में था और ये 3D में था। अब इसमें काफ़ी सारी स्किल्स थी कि हिंदुस्तान में वो टाइम पे हम 3D में लोगों को ट्रेन कर रहे थे, साथ ही में 2D एनिमेशन जिनका अच्छा था वो 3D अच्छा कर पाते थे। करेक्ट। तो उनको माइग्रेट करने का काम था काफ़ी, यानी 6-6 महीना हम उनको सैलरी भी देते थे और माया भी पढ़ाते थे। करेक्ट। तो ये ट्रांजिशन चलता रहा। फिर ऐसा करते करते हर साल हमने सोचा कि इसमें क्या नया किया जा सकता है। 2004 में जादू वर्क्स में हमारे पास संकट आया और हमारा स्टूडियो सडनली बंद हो गया। ओके। तो हम कुछ 700-800 लोग थे और आई वॉज अ कैप्टन ऑफ द शिप और हमारी सबकी एक ही दिन में सबकी जॉब चली गई। व्हाट वाज द रीज़न, क्या था? वो हमारे 2 डायरेक्टर्स के अंदर कुछ डिस्प्यूट था। अच्छा। अब उनके 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज भी थी। अब ये क्या हुआ कि ओनली सोल्यूशन वाज टू सेल इट। वो सेल करते समय सॉफ्टवेयर कंपनीज तो बिक गई लेकिन एनिमेशन कंपनी उन्होंने ली नहीं। और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो एक दिन हमारे चेयरमैन के बेटे ने आके कंपनी बंद कर दी। वो एक समय था कि काफ़ी 2-4 महीने हमने जितने भी आर्टिस्ट पूरे हिंदुस्तान से जमा करके लाए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लाए थे। तो उस टाइम पे फिर ये क्वेश्चन था कि कैसा सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मैं US गया और मैंने फिर वापस वो लोग से बात किया। तो बोले हम तुम्हारी टीम के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी टीम की डिलीवरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप यू कलेक्ट मनी एंड स्टार्ट अ स्टूडियो। ओके। और उन्होंने मेरे को एक डेडलाइन दी थी। वो डेडलाइन तक के मेरा वो फंडिंग जमा नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो फिर मैंने मेरा घर बेच दिया बेंगलोर में और मैंने स्टूडियो शुरू किया। तो पहला जॉब मेरे को एडवर्टाइजिंग से आया क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग से था। वेनिटा कुचिनी का ऐड आया। ओके। तो फिर हमने हमारे जो सप्लायर थे डिजिटल वेव्स जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सप्लाई करते थे, तो हमने उनके गोडाउन के अंदर में 12 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके वहीं से डिलीवर कर दिया और उनको ही बोला आप ही बिल कर दो क्योंकि हमारी कंपनी तो थी नहीं। और वैसे ही मैंने आर्टिस्ट को पैसे दे दिए। फिर वो टाइम पे सुभाष घई जी से फ़ोन आया था तो हमने विस्लिंग वुड्स में मैंने करिकुलम डेवलप करके एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स चालू किया। मणिपाल यूनिवर्सिटी में शुरू किया और ये सब कोर्सेज डिज़ाइन करके कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने वो टाइम पे इंस्टीट्यूट्स में शुरू करके करीबन 110 लोगों को तो नौकरी पे लगा दिया। और बाकी फिर लोगों को हमने हाउसिंग कॉलोनीज़ में जाके मैंने पर्सनली बात की कि आप इनकी सबकी हमारे बच्चों की जॉब चली गई है तो इनको 10-10, 12-12 लोगों को एक फ्लैट में देने दो। और फिर इस्कॉन के स्वामी जी थे, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास फंडिंग तो नहीं है लेकिन ये करना तो है हमको। तो पहले स्वामी जी बोले हम महाभारत करेंगे। फिर हमने काफ़ी सोच विचार करके उनको बोला कि अगर हम लिटिल कृष्णा करते हैं तो वो बच्चों तक पहुँचेगा। करेक्ट। और फीचर फिल्म की जगह अगर टेलीविज़न शो करेंगे तो वो पेनिट्रेशन उसकी ज़्यादा अच्छी होगी। और फिर जो बच्चा लिटिल कृष्णा देखेगा वो चाहेगा कि कृष्णा के बारे में और जानूँ। तो धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे। तो पहला 1 साल तो हमने इस्कॉन में बैठ के सिर्फ ड्राइंग करी। ओके।
उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ी बहुत फंडिंग आई, तब हमने पहला एपिसोड बनाया और फिर इट वाज अ गेम चेंजर। और फिर 2005 में मैंने जुलाई में एक कंपनी बनाई, एनी राइट्स इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके और फिर 2007 में वो कंपनी हमने रिलायंस को बेची। ओके 2007 में 2007 में। हाँ और 2007 में फिर एक प्रस्ताव था कि हम लोग सब आर्टिस्ट को लेके बम्बई मूव हो जाए, ओके लेकिन हमारे मेजॉरिटी आर्टिस्ट साउथ इंडिया बंगाल से वगैरह थे। तो हमने कन्विंस किया उनको कि भाई हम अगर पूना शिफ्ट होंगे तो उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। सो हमारे 876 आर्टिस्ट थे, उसमें से 873 आर्टिस्ट विद देयर फैमिलीज मूव्ड विद अस टू पूना। वाह 873 ऑलमोस्ट 875 या और वो काफ़ी बड़ा 6 महीने का एक्सरसाइज था कि सबके स्पाउसेस को जिनको जॉब थी वहाँ पे उनको यहाँ हमने जॉब दिलवाई, Correct. सबको घर दिलवाए, सबके बच्चों की एडमिशन्स करवाई। और हमारे एचआर ने वो टाइम पे बहुत अच्छा काम किया। और देन वी ग्रू हियर। फिर लिटिल कृष्णा कंप्लीट हुआ, फिर कृष्णा और कंस बना, शक्तिमान बना, और फिर लिटिल सिंघम आप देख रहे हो अभी, वो भी चल रहा है हाँ तो फिर रोहित शेट्टी जी का कंपनी में आगमन हुआ, उसके बाद वो सब प्रॉपर्टीज आई। या तो ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। तो वो टाइम पे हमने ठान लिया था कि हम जो भी आईपी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी काम म्यूजियम्स पे शुरू किया। या और वो 2005-06 में जब जैसा स्टूडियो शुरू किया तभी किया था। ओके तो सबसे पहले हम लोग को एस्टेब्लिश करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था द बैड एग। बैड एग ओके वो हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने फ्लैश के कुछ लाइसेंसेस लेके बैड एग बनाई। और वो टाइम पे हमने ऑटोडेस्क से बात की कि भाई हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है, तो आप अगर 1-2 महीने के लिए कुछ शॉर्ट्स, हमारे पास वाटर क्यू थे उसमें, तो आप अगर हमको 1-2 लाइसेंस देंगे। तो दे वर वेरी काइंड, दे गिव अस सम लाइसेंसेस। एडोब ने भी हमको कुछ आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह वो टाइम पे दिए थे। तो वो 1-2 महीने में हमने बैड एग बनाई और उसको काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। वाओ सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स फॉर अस। एंड देन तो काफ़ी चीज़ें फिर उसके बाद हुई। तो जो AVGC था वो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि वो सब अपने फॉर्म में अवतार में अवतरित हो रहे हैं। सब हो रहे हैं हाँ और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा होता था कि पहले तो पूरा काम जो है वो हम US, कनाडा, फ्रांस, जापान के लिए करते थे। करेक्ट तो हमारे जो बच्चे काम करते थे उनके पेरेंट्स आते थे, बोले ये करते क्या, हमको समझ में नहीं आता है, रात को बड़े लेट आते हैं और संडे को भी, सैटरडे को भी आके काम करते हैं, तो ये करते क्या है। तो फिर जब आए कुछ पेरेंट्स वो बोले यार तुम लाइट वाइट बंद करके यार कैसे काम करते हो। हाँ तो बोला यार वो ग्लेयर आता है, तो इसलिए टेलीविजन अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे वो लाइट बंद करके उनको अच्छे से काम होता है। इसलिए फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ एड फिल्म्स लेना शुरू किया। एटलीस्ट एड फिल्म्स क्या होता है, जल्दी बन जाती थी, टीवी पे आती थी, और लोग तो कोई बताने के लिए होता था कि भाई ये जो है ये अपने बच्चों ने किया हुआ है। हाँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होते थे वो टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे ये पता लगा कि भाई स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग फाउंडेशन होना चाहिए। आर्टिस्टिक फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं उनको अगर हम ये सीख दे तो फिर वो जल्दी से डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू तो वो टाइम पे फिर हमने इंटरवेंशन शुरू कर दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में। अब ऐसा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वो टाइम पे काफ़ी प्रभावित थे इंजीनियरिंग से, और वो आर्ट्स में कुछ करना नहीं चाहते थे। करेक्ट तो कई लोगों को मैंने करिकुलम बना के दिया कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एनिमेशन, फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन स्टोरी टेलिंग वगैरह, और मैं देखता था कि कुछ दिन बाद वो प्रोग्राम एज ए इंजीनियरिंग प्रोग्राम आ रहा है, तो बड़ा दुख होता था। लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज़ बोलती थी कि नहीं सेलेब्रिटी उसमें ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो बेचारा आर्टिस्ट है जिसने कॉमर्स ले लिया, जिसने आर्ट्स ले लिया 11-12 में, वो इसको एडमिशन ही नहीं मिलती थी। करेक्ट जबकि हमने एक रूल बना लिया कि भाई जो बच्चा आर्टिस्टिक स्किल में बहुत अच्छा होगा, भले वो पॉटरी बना ले या भले कोई भी आर्ट फॉर्म हमको करके दिखा दे, तो हम उसको स्टूडियो में ले लेते थे, और बाकी चीज़ें तो वो हम उसको सिखा देते थे। तो हमको एक फार्मूला समझ में आया कि उसके लैंग्वेज का गुरु उसको दे दो, तो हाँ वो टूल्स उसको करीबन 2-3 वीक्स में उसको बढ़िया टूल्स सिखा देता है। ट्रू तो ये फार्मूला हमारा बेसिकली गेम चेंजर था। इसमें हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आने शुरू हो गए, क्वालिटी एकदम सही सुधर गई। और जब लिटिल कृष्णा किया तो वो टाइम पे तो ऐसा था कि इसके पहले तो सब कार्टूनी शो किए थे। ओके अब ये कार्टूनी शो के बाद में स्वामी जी बोले कृष्णा तो वो ह्यूमन बीइंग है, और कृष्णा को जो डिस्क्राइब करने के उन्होंने 32 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस दिए थे। ओके और वो 32 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस को जब हम पूरा जोड़ के देखते थे, तो जो हमारा कृष्णा का, लिटिल कृष्णा का अभी का इमेज है, दैट वाज अ 63rd ड्राइंग विच वाज अप्रूव्ड। 63rd ड्राइंग वाओ
और उसके पहले हम लोगों ने करीबन 12-13 ड्राइंग्स बच्चों को ला के दिखाए थे। अब कृष्णा में तो क्या था कि उनके बाल बड़े सुंदर थे, घुंघराले थे, ही वॉज वेयरिंग ज्वेलरी एंड ही वॉज वेयरिंग धोती एंड क्लोथ्स Clothes, silk clothes and all. and he was wearing बांसुरी on him all the time and he used to fight में बड़े इंटरेस्टिंग डीमंस थे, स्नेक डीमंस थे, Yeah. हॉर्स डीमन थे, बुल डीमन था, वाटर डीमन था, एयर डीमन था। अब ये सबको जब हम लोग को दिखाना पड़ा तो हम लोग को विजुअल इफेक्ट्स में डस्ट, वाटर, सब create- फायर डीमन भी था। अब ऐसा सब चीज़ें करने वाले तो लोग हिंदुस्तान में थे ही नहीं वो टाइम पे। और कार्टून्स को 3 उंगलियां होती है, तो हमने इसके पहले तो एनिमेशन में 3 उंगलियां ही की थी। इसमें रियलिस्टिक इमेज में वो सब चीज़ें करना, वो प्री प्रोडक्शन हरदम यूएस से आती थी या यूरोप से आती थी, तो लेआउट से लेके एडिट तक के हम लोग काम करते थे, कभी कभी कंपोजिट तक करते थे। अब इस टाइम पे हमारी चैलेंज थी कि हमारे बच्चों की माइंडसेट पूरी चेंज करनी है, तुमको ओरिजिनल थिंकिंग लानी है। अच्छा, रियलिस्टिक। यस, और ये सिर्फ सीमित कैरेक्टर पे नहीं था, ये चैलेंजेस हमको वेजिटेशन को लेके भी थी, यस। क्योंकि जो वृंदावन की वेजिटेशन वो टाइम पे रही होगी उसका रिसर्च किया गया। इस्कॉन ने काफ़ी अच्छा रिसर्च प्रोवाइड किया था। उसके अलावा उसमें यह था कि वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, करेक्ट। तो मैक्सिमम चीज़ें आउटडोर पे हुआ करती थी। तो कृष्णा जी का रंग नीला था, स्काई भी ब्लू था और पानी भी ब्लू था, क्योंकि बहुत प्योरिटी थी। तो हमारे जो कलर डायरेक्टर थे, विनायक कुरने उनका नाम है, आजकल दुबई में है, उनको एक चैलेंज दिया गया कि ये चैलेंज है कि भाई कृष्णा शुड ऑलवेज स्टैंड आउट। नाउ वेदर इट्स अगेंस्ट द स्काई और वेदर अगेंस्ट द वाटर, यू हैव टू डू अ जस्टिस। और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, उनके फाउंडेशन आर्ट स्कूल से आने के कारण इतने फंडा क्लियर थे, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि जो बेसिक्स होती है वो वहाँ काम में आती है। और वो जो उन्होंने कलर पैलेट्स निकाले, जो कलर कीज किए और जो लाइटिंग करी, और वो सब जो हर एक सीन का कलर की हुआ करता था, करेक्ट। और वो जो पूरा प्री प्रोडक्शन किया, वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय था कि इस तरीके का प्री प्रोडक्शन हुआ। और कई सारे मामले में हम लोग को एक विंसेंट एडवर्ड करके थे, वो जो स्पाइडरमैन के डायरेक्टर थे, ओके। टेलीविजन सीरीज के, उनको विद फैमिली मैंने 3 साल के लिए इधर लाया ताकि प्री प्रोडक्शन स्किल्स हमारे बच्चों को सिखा पाए। और हमारे इसमें मेरे को याद है वो टाइम पे 73-74 प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट थे, वो सबको उन्होंने ट्रेन किया। और फिर वो स्टोरी बोर्डिंग करने के लिए भी लोगों को ट्रेन करना पड़ता था। हाँ। और फिर एक्टिंग करने के लिए। तो ये एक अपने आप में एक लर्निंग साइकिल थी, और ये अगर हम लोग नहीं करते थे तो वो आज वैसा होता नहीं था। तो उसी के साथ हमने सोचा कि इतनी इन्फॉर्मेशन हमने रिसर्च करी है, तो एपिसोडिक सीरीज का एक अपना एक फॉर्मेट होता है। तो उसमें काफ़ी हमको सीखने को मिला था, क्योंकि हमने डिज्नी, वार्नर ब्रदर के साथ काम किया था। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये सीखने को मिली थी कि जहाँ आपका कैमरा होता है वो आपके आईज से आप नहीं देख सकते। करेक्ट। बच्चों का जो हाइट होता है, हाँ, वो हाइट पे तुम्हारा कैमरा होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी सीख थी। उसके बाद जब हमने उसका डिज़ाइनिंग शुरू किया, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें और भी समझ में आई कि बच्चों को सीक्वल नहीं समझ में आता है। तो जो भी स्टोरी आप बताए, वो स्टार्ट, मिडिल एंड एंड वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। उनको वो स्टोरी में समझने के लिए कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम रहनी चाहिए। जैसा कृष्णा जी के केस में ऐसा था कि कंस उनको ये डीमंस बेचता था। हाँ। अब ये कंस कौन है ये बताते रहे तो काम खत्म हो जाता। हाँ। तो उसको किस तरीके से डील करना है, इसलिए फिर मुझे इंडियन राइटर्स को हमने पहले पकड़ा। वो इंडियन राइटर्स वो जस्टिस नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो सबको लाइव एक्शन लिखने की आदत थी। तो हमने फिर फाइनली जेफरी स्कॉट को आइडेंटिफाई किया लॉस एंजलिस में। ही वाज एमी अवार्ड विनिंग राइटर। तो वो जब लिख के भेजते थे, और उनको हम फ्रीडम नहीं लेने देते थे कि हम स्टोरी के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये रियलिस्टिक स्टोरी, रिसर्च स्टोरी, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर में भी जो फाइनल स्क्रिप्ट वहाँ से आती थी, तो आप पढ़ते ही आपको 3D इमेजिनेशन हो जाता था। हाँ। कि ये इस तरीके से पिक्चराइज होने वाला है। तो वो स्टोरी बोर्डिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्क्रिप्ट यूज्ड टू बी माइंड बॉगलिंग। उसके बाद फिर पहली और एक सीख थी कि जो भी हम चीज़ करें, बच्चों को उनका कैरेक्टर डेली देखना पसंद करते हैं। ओके। तो इन टेलीविजन सीरीज यू कैन नॉट हैव अ ग्रोइंग कैरेक्टर। वो कैरेक्टर वैसे तो हमको एक लिमिटेड स्टोरी लाइन्स पे काम करना पड़ा जो इंटरेस्टिंग थी। तो हमने 108 स्टोरीज आइडेंटिफाई करी, उसमें से 27 स्टोरी ली, और उसमें से हमने 13 एपिसोड्स बनाए। उसमें फिर एक चीज़ और समझ में आई हमको कि जो वॉइसेस है, हमने प्रोडक्शन इंग्लिश में करना चाहिए, क्योंकि कृष्णा वाज द लार्जेस्ट सेलिंग कॉमिक बुक अंडर द होल अम्ब्रेला ऑफ अमर चित्रकथा। ओह। तो वो अंकल पाई ने हमको बताया था, क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट जो शुरू हुई थी 1966 में न्यूयॉर्क में,
उसके चलते उसका अवेयरनेस काफ़ी था और श्रील प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में घूमे थे। तो हम लोगों ने यूएस में स्टूडियो बुक किया लॉस एंजलिस में और हमने पहली रिकॉर्डिंग वहाँ की 2 एपिसोड्स की। जब हमने उसको सुना स्वामी जी ने और मैंने, तो हमको समझ में आया कि भाई इनकी जो टोनल क्वालिटीज़ है और उनकी जो प्रोनाउंसिएशंस है, उसमें यशोदा को यो यशोड़ा बोलते हैं, यशोदा बता। मधुमंगल तो बोल ही नहीं पा रहे थे, गोवर्धन भी गोवर्धन कुछ तो भी बोलते थे। तो फिर हमने इंडिया में एक डिक्शन डायरेक्टर पहले आइडेंटिफाई किया और हमारे जितने वॉइस आर्टिस्ट थे उनको हमने डिक्शन पे पहले काम कराया और फिर पहले इंग्लिश में रिकॉर्ड किया, इंग्लिश में प्रोड्यूस किया और फिर उसको हिंदी में हमने डब किया। तो वो फार्मूला हमारा फिर चालू हो गया और वो काम हो गया। तो उसमें फिर मराठी में हो गया, तमिल में हो गया, तेलुगु में हो गया, बंगाली में हो गया, वो बहुत अच्छे से सीमलेसली चला। तो काफ़ी सारी सीख थी। और जब इतना सब रिसर्च हो गया था तो ये रिसर्च को किस तरीके से बांधे, इसलिए फिर हमने फीचर फिल्म बनाई कृष्णा और कंस, जिसमें हम प्री बर्थ से लेके किलिंग ऑफ कंस तक की पूरी स्टोरी बता सकते। करेक्ट। तो ये टोटल 20 साल का अवधि है। हाँ। तो प्री बर्थ है ने कंस का दुशासन चालू है। करेक्ट। और वसुदेव देवकी की वो शादी करवाते हैं, देवकी उनकी सिस्टर है। और फिर उनको वो 8 बच्चे होते हैं जिनको वो मार डालता है। और उसके बाद कृष्णा जी का जन्म होता है और फिर वो स्टोरी तो आपको मालूम है। करेक्ट। तो ये हो गया 10 साल पहले के। और उसके बाद 10 साल में कृष्ण लीला होती है जब ये सब डीमंस आते हैं। और फिर जब कृष्णा जी 10 साल के होते हैं तो वो मथुरा जाते हैं और फिर उनकी मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में वो भाग लेते हैं और फिर पूरे कॉन्टेस्टेंट को मार के फिर वो कंस जी का वध करते हैं। तो ये जो पूरी जर्नी थी ये हम लोगों ने फीचर फिल्म में अच्छे से उसको निभाई। और वो स्टोरी टेलिंग में फिर हमारे पास में वो टाइम पे क्राउड सीन्स कैसे करने हैं और म्यूज़िक को कैसा इंटीग्रेट करना। तो स्वानंद किरकिरे जी ने लिरिक्स लिखी थी काफ़ी अच्छी, शांतनु मैत्रा जी ने संगीत दिया है उसका, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, शान जी और सोनू निगम जी ने गाने गाए हैं। और वो एक जर्नी अलग, एक लर्निंग थी। और उसमें भी करीबन 2,500 आर्टिस्ट ने काम किया था। इट वॉज अ हैंड ऑन एनिमेशन और उसको बनने में 9.5 साल लगे। 9.5 साल, माय गॉड। 4 बार वो प्रोजेक्ट बंद हो गया क्योंकि पैसे ख़त्म हो जाते थे। तो वो काफ़ी अच्छा फाइनल प्रोडक्ट रहा है। और उसमें 63 फिल्म आर्टिस्ट ने वॉइसेस दी है। तो उनकी रिकॉर्डिंग भी काफ़ी महीना चली है। काफ़ी यानी इंटरेस्टिंग था वो पूरा दौर। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा अगर आज किसी को देखना है ये फिल्म? तो कृष्णा और कंस अगर आप यूट्यूब में जाओ तो कुछ बिट्स पीसेस में है। लेकिन कई सारे OTT चैनल्स पे कृष्णा और कंस अवेलेबल है और वो पूरी फिल्म आप उधर देख सकते हैं। ठीक है, विल पुट दी। और लिटिल कृष्णा के तो चैनल्स ही हैं। करेक्ट। तो वो यूट्यूब पे भी है और बाकी भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आज अवेलेबल है, कई ब्रॉडकास्टिंग पे भी है। सो ये सब जर्नी के बाद आपने अलग मोड कैसे ले लिया? लाइक यू कम्प्लीटली मूव्ड इनटू दी AVGC पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट के साथ डील करना एंड ऑल दीज ऐसे पॉलिसीज़ बनाना जो पूरे देश के स्टूडियोज़ को सपोर्ट करें, हेल्प करें ग्रो करने में। सो आई नो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ जर्नी, बट हाउ कम सडनली गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इस AVGC इंडस्ट्री के ऊपर? नहीं, ये आई थिंक स्वाभाविक था क्योंकि इसमें ऐसा हुआ कि जब हम लोग स्टूडियो बड़े बनाते थे, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे और वो टाइम पे तो आप बच्चों को सैलरी भी दो, ट्रेनिंग भी दो और फिर पोचिंग बड़ी स्ट्रांगली होती थी। करेक्ट। और वो काफ़ी यानी नेगेटिव होता था वो स्टूडियोज़ के बीच में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई अगर हम बम्बई में है या बेंगलोर में है या हैदराबाद में है तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई हम हर स्टेट में AVGC के जो स्टेक होल्डर्स है उनका एक एसोसिएशन बनाए ताकि सब अगर साथ में आए तो वहाँ पे हम कुछ क्रिटिकल चीज़ें डिस्कस करें। करेक्ट। और बेसिक मकसद ये था कि ये पोचिंग जो है ये रुक जाए क्योंकि ये पोचिंग से बड़ा नुकसान होता था और काफ़ी खुंदक रहती थी लोगों की। और वो क्या हो रहा था कि इंडिया को अफेक्ट कर रहा था क्योंकि ऐसा था कि इंडिया का एक नेचर समझ लीजिए ऐसा है कि अगर हम लोग कोई मार्केट में जाते थे तो वहाँ एक दूसरे की कंपटीशन बड़ी तगड़ी होती थी। और वो कंपटीशन के कारण क्या था कि कुछ लोग इंडिया को डीसेल भी कर देते थे अननोइंगली। और ये हमको समझ में आ रहा था क्योंकि जो इम्प्रेशन इंडिया का बन रहा था मिडकॉम में और मीफा में और सब जगह पे वो ठीक नहीं था क्योंकि काफ़ी सारे जो आउटसोर्स करते थे लोग उनको समझ में आ रहा था कि भाई इसको दूंगा तो ठीक रहेगा, ये पोच कर लेगा, ऐसा कर लेगा, ये सब यानी पॉलिटिक्स चालू हो गई थी, यानी इंडिया के लिए ठीक नहीं था। तो फिर मैंने एक प्रयास किया कि भाई
इवन जो कांस में वगैरह हम जाते थे तो शाम को मैं सबको एक साथ बुलाता था और उनको बोलता था कि भाई देखो, अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट में सेल करेंगे तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो आपको अगर कोई शो पता है, अगर वो शो वो कनाडा, इंडिया और चाइना के बीच में देना चाहते हैं, तो हमने बोलना चाहिए कि भाई हम 3 स्टूडियो मिलकर कर लेंगे ताकि पूरा शो इंडिया है। करेक्ट। और फिर ऐसा हमने एक शो किया। ओह, इज इट? जो शो मैंने लाया था बानियाड करके, वो मैं बानियाड वालों को कम से कम 6-7 स्टूडियो ले गया ओके। और फाइनली हमने 3 स्टूडियो में डिस्ट्रीब्यूट करके वो हमने डिलीवर किया। वाह। तो जब लोगों को लगने लगा कि भाई ये चीज़ काम कर जाएगी, तो वो एसोसिएशन जो बनाना शुरू किया स्टेट वाइज, उससे काफ़ी मेहनत हुई, उसमें काफ़ी लोगों को साथ लाने में दिक्कतें आई। लेकिन एक बार जब हमने साथ में इवेंट्स करना शुरू किया, जैसा आबाई फेस्ट हमने शुरू किया था यहाँ पे, एनी फेस्ट तासी के अंदर में शुरू हो गया था, तो उसमें लोग एक साथ आते थे, एक साथ इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे काम करते थे, अपस्किलिंग पे काम होता था, तो काफ़ी अच्छा माहौल जमा हो गया। उसके बाद एक मेल्टिंग पॉट करके राजीव वैष्णव जी थे हमारे नेस्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने शुरू किया था। हम लोग सिर्फ सब स्टूडियो ओनर्स मिलते थे ओके। और डिनर करते थे साथ में, तो उसमें काफ़ी दोस्ती यारी अच्छी बनी। तब इंडियन पोजीशनिंग जो है वो सुधरना शुरू हुई। ओके। तब हमको समझ में आया कि जो कनाडा में और यूके में और फ्रांस में वगैरह जो इकोसिस्टम गवर्नमेंट के साथ है, वो हमारे साथ नहीं है। तो फिर हमने गवर्नमेंट को इसके ऊपर में ब्रीफ करना शुरू किया। अब क्योंकि हमने एवीजीसी एक सर फॉर्म कर लिया था, करेक्ट, तो वो मैकेनिज्म चलता था। नहीं तो मेजॉरिटी जगह पे मैं आपको बता दूं, ऐसा था कि फिल्म के सिवा उनको कुछ समझ ही नहीं आती थी। ट्रू। अब जहाँ सब कुछ सिर्फ फिल्म के कारण होता है, तो आज फिल्म में भी ऐसा है कि जो हीरो और डायरेक्टर है वो तो म्यूजिक डायरेक्टर भी समझ में आ जाता है, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है। तो उनके लिए हाइजीन और डिग्निटी कैसे बनाए, इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। करेक्ट। और इसीलिए मैंने फिर बोला कि एवीजीसी पॉलिसी हम अलग से बनाएंगे। और फिर हमने स्टेट बाय स्टेट जाके मैंने हर स्टेट के साथ काम किया। 700 यूनिवर्सिटी में पर्सनली गया। 700 यूनिवर्सिटी। 700 यूनिवर्सिटी, आज इंडिया में 1200 यूनिवर्सिटीज हैं। 700 यूनिवर्सिटीज में मैं गया और उनको मैंने सबको बोला कि आपको क्रिएटिव प्रोग्राम्स को लाना पड़ेगा। ओके। और ये ऐसा नहीं कि आप साइंस और कॉमर्स के साथ जाति कर रहे हो, ये आपको लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी पड़ेगी और बच्चों को ऑप्शन देना पड़ेगा कि साइंस और कॉमर्स के साथ आर्ट्स में भी उतना ही जोर है और स्कोप है। तो वहाँ पे वो बोलते थे आर्ट्स में हमारे पास में है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। हमने बोला नहीं, क्रिएटिव आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स और डिज़ाइन, और मैं तो कहता हूँ कि स्पोर्ट्स ऑल्सो इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो ये सब करते करते कई लोग मान गए, कई लोग नहीं माने। उसके बाद एक हर्डल आया हमारे पास में कि भाई उनको हर सेमेस्टर सिस्टम में डालना है और सेमेस्टर के एंड में एक रिटन एग्जाम होगी। अब जो है बंदा एक्टर बन रहा है या जो म्यूजिशियन बन रहा है वो रिटन एग्जाम देगा तो फेल ही होगा ना। एग्जैक्टली। तो वो सिस्टम को चेंज करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई। वो फिर एनईपी में काफ़ी चीज़ें हमको चेंज करने को इजीली मिली। और आज हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्री एनईपी और पोस्ट एनईपी जाना जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम सब ठीक हो गई उसके अंदर। करेक्ट। ये जब स्टेट्स से हम लोग डिस्कशन करने लग गए तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी दिक्कतें थी, क्योंकि कई जगह पे जो फिल्म इंडस्ट्री है ये कल्चर मिनिस्ट्री में आती है। ओके। और कल्चर मिनिस्ट्री में पैसा होता नहीं है। और ITITS जो है ये कई जगह पे अलग मिनिस्ट्री है और कई जगह पे ये इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये एक्चुअल हु विल बिल्ड द कैट वाला कार्यक्रम था। ये सब में करते करते काफ़ी दिक्कत आई। महाराष्ट्र में हमने सबसे पहली पॉलिसी 1999 में बनाई थी। और दूसरी पॉलिसी 2004 में बनाई। ये IT पॉलिसी थी। IT पॉलिसी, नॉट AVGC पॉलिसी। नॉट AVGC पॉलिसी, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ ITES। 2004 में पहले बार इसका जिक्र हुआ। 2009 में हमने इसमें थोड़ा सा और जिक्र किया। 2015 में हमारे पास एक सुविधा आई जिसमें हमने खुल के 36% ऑफ द पॉलिसी वाज अबाउट AVGC। और फिर हमने ऑनरेबल CM से, देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी AVGC एक सार पॉलिसी अलग होनी चाहिए। तो इस बार जब वो इलेक्शन जीत के आए 2024 में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो करेंगे और अभी हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी आज की तारीख में हमारे पास में है। ओके। तो ये जो है ये हमने कर्नाटक में 2008-9 में प्रयास किया। उसी के तुरंत बाद 2011 में हमने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में एक पॉलिसी बनाई थी। हमने एक सेपरेट तेलंगाना पॉलिसी बनाई इमेज के नाम से, और फिर गोवा में बनाई। ओके, गोवा में भी, फिर वेस्ट बंगाल में बनाई। ओके। और फिर ये समझ में आया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए तुमको लोकल एसोसिएशन जो है वो हर स्टेट में बनानी पड़ेगी, ताकि जो लोकल इकोसिस्टम है, स्टेक होल्डर्स है, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करे। करेक्ट। तो इसलिए फिर सबसे पहला जिम्मा था कि हर स्टेट में पहले एसोसिएशन बनाई जाए और उसके साथ साथ फिर उनको पॉलिसी में डाला जाए। 2019 में
अतुल कुमार तिवारी जी थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे आईएनबी में, तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई इफ़ी गोवा में। ओके। उनको मैंने बोला कि सर हमने 4-5 स्टेट में एवीजीसी XR पॉलिसी बना ली है, लेकिन हमको नेशनल पॉलिसी बनानी है। करेक्ट। बाय द टाइम उन्होंने बोला कि हाँ इसको बनाते हैं कुछ, तब तक के कोविड हो गया। ओके। तो कोविड के दिनों में रात को 9 बजे से 12 बजे तक सब लोगों को साथ में लाता था जूम कॉल पे या ऑनलाइन। तो ये सब की सजेशंस को जमा करके हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, जो हमने नीति आयोग को, आईएनबी मिनिस्ट्री को दिया, जिसके तहत फिर एक टास्क फोर्स बनी। ओके। तो वो टास्क फोर्स पे अलग अलग सब ग्रुप्स बने, ओके। जिसमें AICT के चेयरमैन एजुकेशन देख रहे थे, अतुल कुमार तिवारी जी चेयर कर रहे थे स्किलिंग के लिए, गेमिंग का एक अलग सेक्शन था, एनिमेशन का था, विजुअल इफेक्ट्स का था, कॉमिक्स का था। तो ये सब पे जो अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप्स बने, उसके ऊपर मंथन हुआ, फिर उससे जो रिपोर्ट्स आई उसके साथ एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी बनी, जो आज क्रिएट इन इंडिया मिशन के नाम से आ रही है। वाह। और उसी के चलते एक सैम्पल ड्राफ्ट पॉलिसी बनी फॉर स्टेट्स, क्योंकि दोनों का मिलन होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट में होगी। स्टेट में होगी। लोगों को लगा कि भाई जो क्रिएटर्स इकोनॉमी अभी डेवलप हो रही है उसमें ये सब स्किल्स की काफ़ी ज़रूरत है। अब तब तक तो 2017 से हमने उसमें AVGC के साथ XR भी जोड़ दिया था। ये जो पूरा यानी मोमेंटम था उसको एक अलग दिशा प्राप्त हुई, और इसमें फोर्स भी मिला। और फिर छोटे छोटे स्टेट्स भी बोलने लगे कि भाई हम लोग को फिल्म स्टेट बनना था, लेकिन हम फिल्म स्टेट नहीं बन पाए। हमने बोला कोई बात नहीं, आप AVGC के थ्रू भी फिल्म स्टेट बन सकते हो, और AVGC में आप वहाँ से भी डिलीवर कर सकते हो। और फिर कई बच्चे तो जो थे हमारे नॉर्थ ईस्ट से डिलीवर कर रहे हैं, उड़ीसा से डिलीवर कर रहे हैं। आज उड़ीसा में भी एसोसिएशन है हमारा, आसाम में भी एसोसिएशन है, आंध्र प्रदेश में भी एसोसिएशन है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, और सब जगह पॉलिसी अपने अलग अलग चरण में है। पंजाब में हमारी एसोसिएशन बनी है लेटेस्ट में, रिसेंटली मैंने देखा। अभी यूपी में भी बन रही है, दिल्ली में भी बन रही है, हरियाणा की पॉलिसी बन रही है, अभी गुजरात की भी बन रही है। राजस्थान में उल्टा हुआ, राजस्थान में पॉलिसी पहले बनी, अच्छा, एसोसिएशन बाद में बनी। और काफ़ी डायनामिक बच्चे हैं, यानी जो यंगस्टर्स है, उनमें इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है, और उनके लिए फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। इतने सारे पॉलिसीज़ हैं अपने अपने स्टेट्स में, ऐसा कौन सा पॉलिसी है जो आपका बहुत फेवरेट है एंड विच यू आर वेरी प्राउड ऑफ? जो हर स्टेट का अपना अपना एक बजट होता है। करेक्ट। जो फिल्म स्टेट्स है उनके लिए तो थोड़ा इजी होता है। तो ये थोड़ा हम लोग गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि भाई ये जो क्रिएटिव इकोसिस्टम है, इसमें हमने 70 साल से हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ऊपर इंग्लिश रखा, फिर मैथ्स रखा, फिजिक्स रखा, फिर बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री रखा, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स रखा। हम क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिज़ाइन और स्पोर्ट्स को भूल गए, हमने उस पर कोई मार्क्स नहीं रखे हैं। तो पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते थे भाई वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कर लो। तो कहीं ना कहीं हमने इसको साइड ट्रैक किया। आज के ज़माने में अगर हम उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे तो उसके लिए पाथवेज भी हमको बनानी पड़ेगी। करेक्ट। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम ट्राई कर रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड से क्रिएटिव एजुकेशन, डिज़ाइन एजुकेशन साथ में दी जाए, अब वो चीज़ हुई नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6th ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। कुछ जगह गलतियां हो रही है कि लोग बोल रहे हैं कि हम एनिमेशन सिखा देंगे, गेमिंग सिखा देंगे, ऐसा होगा नहीं। आप इंजीनियरिंग, मेडिकल तो नहीं सिखाते ना करेक्ट स्कूल में, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिखाते हैं। दैट्स अ पाथवे टू गो टू फंडामेंटल। हाँ, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पाथवे होता है मेडिकल में जाने का। हाँ। ऐसा ही कॉमर्स का पाथवे आपके पास में है, लॉ का पाथवे है, तो हमारा पाथवे क्यों नहीं है? करेक्ट। तो अभी वो एस्टैब्लिश करने के पीछे हम लगे हैं, जिसमें स्टेट पॉलिसी भी काफ़ी बड़े मायने रखती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो स्टेट बोर्ड के साथ इम्पैक्टेड रहते हैं। ओके। और कुछ बच्चे जो है वो CBSE, ICSE के साथ इम्पैक्टेड है। तो CBSE के साथ थोड़ा इजी था, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी स्कूल्स है, तो वहाँ शुरू किया पहले। अभी स्टेट बोर्ड्स के साथ काम चल रहा है, और स्किलिंग मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री हर स्टेट की हमारी पॉलिसी का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ताकि हम वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सके। अब उसके लिए ट्रेन द टीचर प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, और उसके लिए लैब्स भी बनानी पड़ेगी, और उसके लिए पेरेंट्स भी कन्विंस होने पड़ेंगे कि भाई बच्चों को केमिस्ट्री छोड़ने के लिए या मैथ्स छोड़ने के लिए, उसको छोड़ के वो सिंगिंग ले ले, डांसिंग ले ले, या पेंटिंग ले ले, या क्रिएटिव आर्ट्स ले ले। तो ये सब काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ें हैं, ये कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं है। और इसमें मैं कहूँगा कि मेरा बहुत अच्छा साथ कोई दे रहा है तो वो चैतन्य चिंचलीकर काफ़ी साथ देते हैं। तो हर करिकुलम के लिए मैं उनके साथ बैठ के बनाता हूँ कई सारी पॉलिसीज़ में। अभी मैंने हर स्टेट में कुछ चीज़ों को लेके यंगस्टर्स को डेवलप करना शुरू किया है, जैसा पॉलिसी राइटिंग है। करेक्ट। अभी मैंने कुछ यंगस्टर्स को पकड़ा है, उन लोग का काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई है। तो हर स्टेट में मैं 2-2, 3-3 लोग को पॉलिसी राइटिंग पे तैयार कर रहा हूँ। फिर मुंजाल जी है जो मेरे साथ को चेयर थे फिक्की में, इन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया, वो काफ़ी जगह साथ में आए, और नाउ ही इज़ टेकन ओवर एज द चेयर।
क्योंकि ये IICT बना तो आई हैड टू कम हियर। तो अभी जो है कि ये जो यंगस्टर्स है इनको हमने जैसा जैसा तैयार किया, मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में जैसा नई पॉलिसीज आएगी तो इन लोग के पास में एक फाउंडेशन रहेगा कि भाई ये चीज़ें करनी है, क्योंकि Correct. पॉलिसी बनाना कुछ ईजी नहीं है। और जो ऑफिसर्स लोग रहते हैं, कई बार आपको काफ़ी कोऑपरेटिव ऑफिसर्स मिलते हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स मिलते हैं, लेकिन कई बार आपको उनको काफ़ी चीज़ें समझानी पड़ती है और फिर बाय द टाइम वो समझते हैं वो उनकी ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर हो जाती है, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट, राइट? और पॉलिसी जो बनाना है, मैं सोचता हूँ कि इट्स लाइक सेटिंग अप अ क्वेश्चन पेपर फॉर द 10th और 12th ग्रेड। उसमें तुमको ये देखना है कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर बिग स्टूडियोज, इट इज़ नॉट ओनली फॉर स्मॉल स्टूडियोज, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ राइट फ्रॉम, हमारे इसमें इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स भी रहते हैं जो सर्विस फ्रीलांसर्स बोलते हैं। फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये हर आदमी को उसके अंदर में हमने जोड़ के रखने की पॉलिसी होनी चाहिए। करेक्ट। और ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात ये होती है कि उसमें एजुकेशन होना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, को प्रोडक्शन ट्रीटीज़ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कई सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है तो एक अवेयरनेस आती है, उसमें एक इम्पोर्टेंस आती है। और मैं बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि जब मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा AVGC XR, और उन्होंने उसको डिस्क्रिप्शन भी दिया कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, और इसमें करियर बनाने से इसका किस तरीके से ये होगा, फिर उन्होंने उसको फॉलोअप किया मन की बात में। करेक्ट। तो मैं तो काफ़ी मीन्स थैंकफुल हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का और बाकी भी मिनिस्टर्स का। अश्विनी वैष्णव जी हैं और इवन कुछ सेक्रेटरीज हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। ये सब चीज़ से करने से क्या हुआ आपको मालूम है कि हमारे जो आर्टिस्ट फेटर्निटी है, इन लोगों को एक डिग्निटी मिली, करेक्ट। उनको एक रिकग्निशन मिली, उन लोगों के साथ में एक हाइजीन क्रिएट हुआ, और हमारे जो जॉब प्रोफाइल्स है उसमें भी एक हाइजीन क्रिएट हुआ। करेक्ट। आज मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ अपने आप को कि कई स्टेट्स में हम जाते हैं तो फिल्म वाले भी एक साइड बैठे रहते हैं और एक साइड AVGC XR वाले बैठे रहते हैं। तो कम से कम हम लोगों ने एक हमारी डिग्निटी तो लाई है, कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड लाया है। और जिस तरीके से पॉलिसीज अभी बनी है और जो तरीके से आने वाले दिनों में पॉलिसीज बनेगी, मेरे ख्याल से इंडिया विल क्रिएट अमेजिंग क्रिएटिव इकोसिस्टम। मोदी जी ने तो वो वेव क्रिएट कर ही दिया है। India actually is creating amazing content. What we have not learnt is marketing and distribution. करेक्ट। तो वहाँ पे हमारी आज भी कमी है, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से पोजीशन नहीं कर पाते हैं और हम हमारे कंटेंट को ठीक ढंग से प्रेजेंट नहीं करवाते। प्रेजेंट करके बेच नहीं पाते हैं। तो आई थिंक वहाँ हम लोग को काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ क्रिएटिव एजुकेशन पे नहीं, बट मैनेजमेंट ऑफ आर्ट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो अनदर सब्जेक्ट। आज जो है हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास डिग्रीज कैसी होनी चाहिए, जो हम IICT में एक प्रस्ताव रखे हैं कि बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स एंड साइंसेस होनी चाहिए, बैचलर ऑफ इमर्सिव आर्ट्स एंड साइंसेस होनी चाहिए, बैचलर ऑफ ग्राफिक आर्ट्स एंड साइंसेस होनी चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्निकल आर्ट्स ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें आर्ट्स और टेक्नोलॉजी और साइंसेस को मिलाया गया है ताकि आप मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग की जो प्रोविज़न NEP के साथ आई है उसका पूरा उपयोग करते हुए हम चाहते हैं कि जो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं वो साथ ही में फिल्म मेकिंग भी देखे, एनिमेशन भी देखे, क्योंकि उनके लिए भी वो काम में आने वाली है। सीरियसली, एब्सोल्युटली। तो ये जो कैप्सूल्स हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, जो मल्टी डिसिप्लिनरी में काम में आने वाली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में जो इवेंट मैनेजमेंट है, करेक्ट। ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है और ये प्रॉबेबली सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा वर्टिकल है। करेक्ट। लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें रिलीजियस इवेंट्स है, उसमें फैमिली इवेंट्स है, उसके अंदर में पॉलिटिकल इवेंट्स है, उसके अंदर में कॉर्पोरेट इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स है। अब ये सब का एक अपना माहौल है, इसमें उसकी एजुकेशन भी फॉर्मल नहीं है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और इवेंट में आपको टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो है, जो आपको 3D मैपिंग करना है, आपको वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी करना है आपके शोज़ के अंदर में, ये सब चीज़ों का जो मिश्रण होता है, तो ये सब की भी नॉलेज होनी चाहिए साथ में। तो ऐसे कोर्सेस मिक्स एंड मैच वाले अभी तक बने नहीं हैं हमारे तरफ, तो वो बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ AI के तरफ देख रहे हैं। जैसा टेक्नोलॉजी टुडे इज गिवन, इन द नेक्स्ट 5 years AI विल ऑल्सो बी गिवन, इट्स पार्ट ऑफ एवरीथिंग। करेक्ट। तो वो कोई उसकी वो इट विल रीराइट इटसेल्फ एवरी सिंगल डे, या बट इट विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। करेक्ट। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो हमारे बिजनेस की खूबी है, करेक्ट। क्योंकि जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो पीपल लुक एट यू और योर फिल्म फिल्म ओनली बिकॉज दे इमोशनली कनेक्ट विद द फिल्म।
ट्रू। तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझना चाहिए, वो समझाना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स को। वो हमारे जो स्टोरी टेलर्स है वो कितने अच्छे से उसको प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आज आप कोई भी OTT चैनल पे शो आता है या सीजन आता है, करेक्ट। तो 8 एपिसोड हो या 10 एपिसोड हो, एक एक घंटे के हो, तो आप ऐसा 10 वीक में नहीं देखते, 10 महीने में नहीं देखते उसको। वो आप पहले 24 घंटे से 48 आवर्स में पूरे देख लेते। बिंज वॉचिंग। वो इसलिए होता है कि यू आर इमोशनली कनेक्ट विद दैट। द स्टोरी टेलर इज अ वेरी पावरफुल इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। तो वो वहाँ AI को तो उसने एज अ टूल यूज किया है, करेक्ट। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो उसका अपना है। उसके बाद में एक बिहेवियरल इंटेलिजेंस आता है जो कंज्यूमर बिहेवियर का पैटर्न समझाता है कि वो किस तरीके से ये चीज़ को लाइक करते हैं। ये सब का जो रिसर्च है, ये सब का जो एनालिटिक्स है, ये सबसे जो हम आगे चल के इसके ऊपर में हम हमारा कंटेंट का एक पहलू समझ लीजिए उसको बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की शुरुआत अभी होना शुरू हुई है और उसमें भी हमको स्पेशलाइजेशन करना जो ज़रूरी है। दूसरा जो है ट्रांस मीडिया। हाँ। अभी तक ऐसा होता था कि हमने फिल्म बना दी, आज उसके बाद हम दूसरी फिल्म बनाएंगे, फिर तीसरी फिल्म बनाएंगे। हम ये नहीं सोचते थे कि भाई मेरी फिल्म जो है वो साइमल्टेनियसली सब जगह चलनी चाहिए, उसकी लाइसेंसिंग मर्चेंडाइजिंग भी होनी चाहिए, करेक्ट। उसका रेडियो शो भी होना चाहिए। तो जैसा वो मुंजाल जी ने भारत है हम बनाया, उसको OTT पे और दूरदर्शन पे एक साथ लॉन्च किया। करेक्ट। उसके बाद उसको रेडियो पे लॉन्च किया। आज उसकी टी-शर्ट्स वगैरह बनेगी। आज हमारे पास छोटा भीम का जो एग्जांपल है, 360 डिग्री कैसा अप्रोच उन्होंने बनाया, आज उसके कैफेज बन रहे हैं और इसको ट्रांस मीडिया में उन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। ट्रू। तो ये जो केस स्टडीज है ये भी हमारे मैनेजमेंट केस स्टडीज है। में हाँ, करेक्ट। ये हमारे मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए। इसको कैरेक्टर ब्रांड्स कहते हैं, उसको शो ब्रांड्स कहते हैं। सो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, बिकॉज ये इम्प्लीमेंट होगा तब जाके ये कोर्स बनेगी। नहीं, ये तो बन रही है ना अभी। ये तो बन रही है। हाँ। वो क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 400 करोड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए दिए। दैट इज IICT, राइट? तो ये जो है ये मैंने व्हाइट पेपर लिखा था 2005 में ओके। कि इंडिया रिक्वायर्स अ IIT-IIM काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर AVGC. Correct. So IICT is like IIT, IIM. IIM. Yeah, and It's a mix of yeah, both. it's a mix of both. But those are for management and technology. It's a mix of IIT, IIM and NID also. NID also. Yeah. So those were for technology and management, and this is purely for creative. सो दिस इज क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर में हम होलिस्टिकली काम करेंगे। Correct. इसमें हम जो मैंने आपको बोला था जो साइलोज है उसको तोड़ दे रहे हैं। तो इसमें हमने अलग अलग स्कूल्स बनाई हैं, Correct. इसमें सेंटर ऑफ एक्सलेंसेज बनाए हैं और इसमें हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी डाला हुआ है। और इसमें जिस तरीके से जो पूरे कोर्सेज आएंगे इट विल बिकम अ यूनिवर्सिटी एज वेल। और इसमें इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन एंड क्लस्टर फॉर्मेशन भी हम करेंगे। Correct. क्योंकि क्या होता है कि कई सारे आर्टिस्ट जब साथ में काम करते हैं तो उसका एक अलग हाँ, ये learning निकलता है। experience. अभी कैसा है कि जो कॉमिक बुक्स है, जो कॉमिकॉन जब इंडिया आया तो कॉमिकॉन के चलते अभी हर स्टेट के बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। उसके अंदर में वो एक नई लाइफ आई है, नई ऊर्जा आई है। तो जो ग्राफिक नॉवेल्स बनाने वाले हैं तो कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स के थ्रू हम हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कर सकते हैं। True. और दैट बिकम्स अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ से हम उसको फिल्म या वेब सीरीज बनाने ले जा सकते हैं या गेम बनाने ले जा सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई है तो इंडिया में कॉमिक कल्चर जो है रिवाइव हो गया है। और जिस तरीके के आर्टिस्ट हमारे पास है, एक इंडियन डिज़ाइन like manga is a design from Japan, from Japan. and anime is a form of animation when manga gets animated. Correct. हम इंडियन स्टाइल अभी इवॉल्व होना शुरू हुई है जिसमें कई सारे इंडिया के आर्ट फॉर्म्स है, जैसा वारली आर्ट फॉर्म है, गोंड आर्ट फॉर्म है, आप Yeah, there are plenty of. केरला म्यूरल आर्ट है, बहुत सुंदर सुंदर आर्ट फॉर्म्स है। अब ये सब आर्ट फॉर्म्स जो हैं ये हमारे डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में हम ला रहे हैं और इसको कॉमिक बुक्स में भी ला रहे हैं। Correct. तो ये इवॉल्विंग एक डिज़ाइन इवॉल्व हो रहा है। हम जैसा जिसको हम ये बोल रहे हैं कि इमर्जिंग इंटेलिजेंस से इवॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर में डिज़ाइन इंटेलिजेंस भी एक तरीके से अलग से काम करेगा। Correct. और इंडियन डिज़ाइन विल सून बिकम अ वेरी डिफरेंट form by itself. And very popular globally also. I would say popularity will take its own course, but the thing is that attempt is to make sure कि हमारे जो आर्ट फॉर्म्स है और जो हमारे फोक फॉर्म्स है उसको हम कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में कैसा रिवाइव कर पाए Correct. और उसको हम हमारे कोर्स करिकुलम में फॉर्मली कैसा लाए और उसको हम ट्रांस मीडिया में किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि उसकी जो लाइफ है वो क्रिएटर्स लाइफ जो है वो उसकी अलग अलग फॉर्मेट्स में जानी जाए और उसको एक अपना वैल्यू मिले। Correct. और उसको एक रिकग्निशन मिले कि भाई ये
ट्रांस मीडिया में जाने लायक भी है। तो ये इसका प्रयास अभी जारी है और IICT में हम इस टाइप के जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसको 20 साल लग गए बनते बनते, लेकिन आज जिस तरीके से IICT का डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह से हमको स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट है इसके लिए, और वो it's done with the with the industries collaboration. It's unprecedented and I think IICT जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा, मैं सोचता हूँ कि मल्टीपल स्टेट्स में IICT इवेंचुअली बनेगी, रीजनल IICTs भी बनेगी, फुल कैंपसेस भी बनेगी, और हमारे बच्चों को क्रिएटिव एक्सप्रेशन और क्रिएटिव करियर्स में एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया अवसर मिलेगा। सो हमारे आर्टिस्ट भी बोलेंगे कि कहाँ से पढ़ के आए, लाइक IICT कानपुर, IICT खड़गपुर, IICT मुंबई, so we will also have that kind of standards. I think eventually IICTs will also be known for its own specialities. Yeah, of course. तो कुछ IICT हमारे AVGC XR बिजनेस ट्रांस मीडिया के लिए जानी जाएगी, कुछ मैनेजमेंट के लिए जानी जाएगी, कुछ एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए जानी जाएगी, कुछ प्रॉबेबली इंडियन स्कूल ऑफ वीडियो गेम्स, इंडियन स्कूल ऑफ ई स्पोर्ट्स बनेगा। तो ये सब ऑन द कार्ड्स है। अभी कैसा कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा, क्योंकि क्या है कि UGC का एक डिक्टेट था कि जो लोग अंडरग्रेड्स को पढ़ाएंगे वो मास्टर्स डिग्री होल्डर होने चाहिए, और जो मास्टर्स को पढ़ाएंगे वो PhD होने चाहिए। अब हमारी इंडस्ट्री में तो ना अंडरग्रेड है ना मास्टर है, तो PhD भी नहीं है। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो अमेंडमेंट लाया गया है। अब उसको किस तरीके से हम लेके चलते हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और AVGC XR में और इवन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तो कुछ साल लगेंगे हमको इसकी इकोसिस्टम के साथ मैच करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो तरीके से हमारे क्रिएटर्स काम कर रहे हैं और उनको जो रिकग्निशन मिल रही है, ये धीरे धीरे हम लोग बना ग्रो करने वाला। करेक्ट। सो कमिंग बैक टू पॉलिसी सर, पॉलिसीज इज for smaller studios, bigger studios, individual creators, education, everything. So let's talk about commercially जो studios हैं। बहुत सारे studios जब हम बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये पॉलिसीज बनी तो है बट हमको मिल रही है कि नहीं, हम कहाँ जाएं इस पॉलिसीज को एनकैश करने के लिए, हमारे लिए क्या है। सो एक क्विकली आप बता दीजिए कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये स्टूडियोज। देखिए, और कई जगह पे तो इंक्यूबेटर्स है और वो इंक्यूबेटर्स फुल्ली एम्पावर्ड है। कई जगह पे आपको, जैसा महाराष्ट्र में डेवलपमेंट कमिश्नर है इंडस्ट्रीज के, इज अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे ही हर स्टेट में उन्होंने अपनी अपनी नोडल बॉडीज बनाई हुई है फॉर AVGC XR। इसी के साथ में जैसा नेशनल लेवल पे जो इंडिया सिने हब है, जो पहले इन्वेस्ट इंडिया के अंडर में था, फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस, तो पहले जहाँ पे सिर्फ शूट इन इंडिया के लिए इंसेंटिव था, आज वो इंसेंटिव इवन आउटसोर्सिंग इन इंडिया पे, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग के आउटसोर्सिंग पे भी वो लागू होता है। वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन हुई है 16-17 कंट्रीज से। हमने गवर्नमेंट को 42 कंट्रीज की विश लिस्ट दी है। वो धीरे धीरे हर कंट्री के साथ को प्रोडक्शन ट्रीटी होगी। आपने देखा होगा कई कंट्रीज के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब ये सब इसके अंदर में हमारी जो वर्टिकल्स है, इसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट होना है। तो उसके लिए एक को प्रोडक्शन फंड भी हम लोग क्रिएट करने के लिए बोले हैं, जो कुछ महीने में हो गया है, कुछ महीने में भी होगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी हो रहा है। इसी के साथ में अभी प्राइवेट इक्विटी फंड फॉर AVGC XR भी कुछ स्टेट्स में आ रहा है, और जो नेशनल लेवल में भी एक कुछ फंड आएगा, तो जिसमें हम ग्रोथ फंड भी रखेंगे, डेट फंड भी रखेंगे फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, और जो इंक्यूबेशन कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड फंड रहेगा। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने, जैसा कर्नाटक ने एलिवेट फंड दिया हुआ है, जिसमें आपके पास कोई आइडिया है, आपने उसको प्रेजेंट किया, तो वो फंड आप ग्रांट लेके उसको आप फुल डेवलप कर सकते इन द पिचेबल आइडिया। और उसके बाद आपको पिच करने के लिए भी एक एडिशनल फंड दिया जाता है कि आप भाई जाइए इंटरनेशनल फोरम पे जाके पिच करिए, नेशनल फोरम पे जाके पिच करिए। तो ये अभी जो एसोसिएशंस भी बनी है, इन लोग भी अपनी अपनी इवेंट्स बना रहे हैं, जिसमें उन लोग भी एक अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि यहाँ पे आके पिच कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इंटर स्टेट भी को प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट ले सकते हो। बिल्कुल। तो ये क्या है कि इसकी शुरुआत हुई है, अब ये हर साल फाइन ट्यून होता जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो जैसी जैसी लोगों को समझ में आने लगेगी, वो उस तरीके से अपना एक पाथवे बना लेगी। लास्ट 2-3 years बहुत खराब था इंडिया के लिए, या पूरे ग्लोबली, लाइक द मार्केट इन AVGC वाज वेरी बैड लास्ट 2-3 साल, एंड ऑब्वियसली ग्लोबली काफ़ी स्टूडियो शट डाउन हुए। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी काफ़ी स्टूडियोज ने लॉस बेयर किया, कुछ बंद हुए। सो
पॉलिसीज़ उस वक्त काम नहीं आया, सो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हो सकते हैं या होंगे आगे जाके जब कोई स्टूडियो सफ़र कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल के लिए, उस टाइम पे अगर किसी स्टूडियो को ऐसी कुछ पॉलिसी आए जो सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे। देखिए ऐसा है कि जो स्टूडियोज़ की अपनी अपनी एक बिजनेस प्लान होती है। अब वो बिजनेस प्लान तुम पॉलिसी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करते। ओके। पॉलिसी तो इकोसिस्टम बनाने के लिए होती है, वर्टिकल को ग्रो करने के लिए होती है। तो पॉलिसी काम कर गई, इसके लिए हमारे यहाँ के स्टूडियोज श्रिंक किए लेकिन सर्वाइव किए। सर्वाइव किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अलग पहलू से देखना पड़ेगा इसको। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस प्लान में क्या गलती है, करेक्ट। और आपने वो बिजनेस प्लान जो है, अगर अभी एआई अफेक्ट कर रहा है तो आपने एआई को किस तरीके से आपके बिजनेस प्लान में एम्प्लॉय किया हुआ है, किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो आपकी प्रोसेसेस में। अगर आप उसको नहीं करोगे और ब्लेम करके आप बोलोगे कि अभी तो ये पूरा खा गया, अभी मैं क्या करूं, तो ऐसा तो काम चलेगा नहीं। आपको समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जो एसोसिएशंस हैं उनका काम यह है कि वो समय के हिसाब से अपने मेंबर्स को और अपने इकोसिस्टम को समझाए कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए आपको ये प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट। और पॉलिसी मेकर्स को भी समझाए कि भाई ये चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी पॉलिसी इस तरीके से चेंज होने वाली है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये ओनर्स मैं समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके ऊपर है। ये पॉलिसी के ऊपर ब्लेम करना या और कोई चीज़ पे ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। पॉलिसी ने जिनको पैसा दिया उस तब क्या हुआ, तब तो सब अच्छा चल रहा था। तो ऐसा नहीं होगा। यू मेंशन कि जब फर्स्ट टाइम आपने अप्रोच किया था इंटरनेशनल मार्केट को कि आके इंडिया में काम करो, एंड इट वाज रिजेक्टेड कम्प्लीटली। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया आज कितना रेडी है? मैं आपको बता दूं कि आज इफ़ यू आर मेकिंग विजुअल इफेक्ट्स, it's an inevitable that you are a part of your studio or outsourcing has to be in India. Yeah. Even in case of high-end animation, you have to be a part of be in India. Because जो टाइप की स्केलिंग इकोसिस्टम हमारे पास है वो मेरे को नहीं लगता और किसी के पास है। Correct. तो हमारे यहाँ पे जो हर लेवल से जो पिरामिड में बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडल ऑफ द पिरामिड, टॉप ऑफ द पिरामिड वर्किंग चल रही है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो कई सारे देश हिल जाते हैं जब यानी स्ट्राइक हुई, ये हुई। हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंटेंट भी अच्छा है Correct. और इंटरनेशनल भी अच्छा है, तो उसमें बैलेंस आउट होता है, थोड़ा इफेक्ट होता है, हिलते तो है, ऐसी बात नहीं है हिलते नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग हमारे आईपी पे ध्यान देंगे, Correct. उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास आएगी। Yes. और वो करने के लिए एक अलग माइंडसेट डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको बोला, हाँ, उसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, वो हमारी वीकनेस है। सो ग्लोबली फ्रॉम बीइंग अ सर्विस इंडस्ट्री जो आज तक हम रहे हैं इंडिया, उसको आईपी इंडस्ट्री करने के लिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या पॉलिसीज विल हेल्प मेक इंडिया एज एन आईपी कंट्री? देखिए जैसा अभी आप गेमिंग में देखेंगे तो इंडी गेम्स जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको पब्लिशर ला के देना, जो हमारे अच्छे आइडियाज़ हैं उनको इंटरनेशनल ओटीटी पे पहुंचाना, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग पे पहुंचाना, और कुछ अच्छी फिल्म्स जो है उसकी आइडिया में इंडियन आइडिया को ग्लोबल को प्रोडक्शन कराना, ये अभी तक हुआ नहीं है। ये हमको प्रयास करना पड़ेगा। लाइव एक्शन में कुछ हद तक हुआ है, लेकिन हमको एनिमेशन में इसमें करना पड़ेगा। एक दो प्रयास हुए हैं, जैसे जो दीपा एंड अनूप इंडियन आइडिया ग्लोबली प्रोड्यूस्ड, ये जब तक के हम साल के 10, 12, 15 नहीं बनाते तब तक के वो मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो पॉलिसीज है वो इंडियन आईपी को ग्लोबल बनाने के लिए स्क्यूड है कि नहीं। तो अभी फिलहाल तो हम लोगों ने वो पॉलिसीज बनाई है टू सपोर्ट द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम ही नहीं रहेगी तो आप आगे क्या करें। तो मेरे ख्याल से स्टेज 2, स्टेज 3 में ये चीज़ें इवॉल्व होगी कि इंडियन आईपी को हम किस तरह सपोर्ट करके ग्लोबल ब्रांड्स बनाएं, ताकि यू विल बी known globally through the character brands. Perfect. Thank you so much. This was a very good message which you have passed to everyone listening to this podcast. Thank you so much. और आपका ये जो स्कॉर्पियन स्पिक्स जो है, ये इसको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट आपने डेवलप किया, और आई कॉल यू पोस्टर बॉय ऑफ AVGC XR always, and you actually are doing a justice to the industry. Thank you so much. Thank you so much, sir.